गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बेटा, आज 1 जून है और 1 जून से जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम अपना जो समर ग्रुप है उसकी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सिलेबस जो है फिजिक्स का वो कंप्लीट करेंगे। तो बेटा, जो काम मैं आपको करवाऊंगा इसके अंदर, उसका जो कंटेंट है वो वीकली मैंने जो प्लानर के थ्रू डिजाइन किया है, जिसमें मैं आपको वीकली चीजें भेजता रहूंगा कि हम क्या क्या करने जा रहे हैं। हम वो सारे कंटेंट भेजेंगे जो हम एक वीक में पढ़ेंगे। इसकी शुरुआत मैंने कर दी, जैसा कि आपको पहले मैंने एक प्लानर भेजा जिसमें 1 जून से लेकर 6 जून तक हम क्या करेंगे वो सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की, बताई मैंने आपको। अब आपको ये फायदा हो जाएगा इसमें कि आप उसी हिसाब से अपनी जो स्टडी है उसको भी प्लान और डिजाइन कर सकते हैं। ज्यादा अपने ऊपर प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। जो आपको प्लानर में दिया जाए, जितना आपको काम दिया जाए, जितना काम डिजाइन किया गया है, सिर्फ उतना ही काम करें। और ये काम का जो डिजाइन है वो मैं आपकी आवश्यकताओं को और आपकी जरूरत के आधार पर बनाकर भेज रहा हूँ। तो ज्यादा हमें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल इजी गोइंग, इजी स्टडी करेंगे हम, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका सारा सिलेबस भी कवर होगा, रिवीजन भी होगा, और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स भी एक्वायर कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं यहाँ पर। तो बेटा, आपको सिर्फ क्या करना है, हमारे साथ रूटीन स्टडी करनी है। ठीक है, पहले 5 दिन जो मैं आपको कंटेंट भेजूंगा वो पढ़ाई का होगा, और छठे दिन हम उसी का ऑनलाइन टेस्ट लेंगे जो मैं पढ़ाऊंगा पूरे वीक में। तो बेटा, इस बात के लिए आपको प्रॉपरली तैयारी करनी है कि आप 5 दिन में जो पढ़े वो आपको समझ में आना चाहिए, ताकि छठे दिन आप ऑनलाइन टेस्ट को अच्छे से कर सकें। इससे आपका जो लर्निंग लेवल है वो मुझे पता चल जाएगा। और नेक्स्ट फिर संडे को फिर से मैं एक प्लानर भेजूंगा जो पूरे जो वीक का कंटेंट है उसके अंदर लेकर रहेगा। तो आपको इस प्रकार से एक प्रॉपर वे से, डिजाइन वे से, एक टेक्निकल वे से अपनी तैयारी को करना है, ताकि आप कंप्लीट प्रोसेस को फॉलो करके और सिलेबस को कंप्लीट कर सके। तो बेटा, अब हमें अपनी पढ़ाई जो है उसको स्टार्ट करते हैं। हम जो भी पढ़ना चाह रहे हैं उसमें जो कंटेंट है पहला जो मैंने आपको भेजा था, आज हम बेटा फर्स्ट यूनिट फिजिक्स की क्लास जो +2 क्लास की है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर हमारा जो पहली यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में हम बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में जब हम बात करेंगे तो उससे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो एक्चुअली में एक पार्ट है, एक कंसेप्ट का पार्ट है, और उस कंसेप्ट का नाम है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। किसका नाम है? उस कंसेप्ट का क्या नाम बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अगर हम एक्चुअल में कंप्लीट स्टडी करना चाहते हैं, जो कि 4 से 5 यूनिट हमारी जो है उनमें कवर होगी, तो हमारा ये पूरा कंसेप्ट हम जो पढ़ेंगे +2 क्लास में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, जिसका एक पार्ट हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, और दूसरा जो पार्ट रहेगा वो इलेक्ट्रोडायनेमिक रहेगा। ठीक है, तो डायनेमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे वो भी बात करेंगे, और स्टैटिक में हम क्या पढ़ेंगे वो भी बात करेंगे। देखिए बेटा, आज जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग समझ में आना चाहिए आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है बेटा चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, तो चार्ज एट रेस्ट का मतलब क्या है कि रेस्ट चार्ज या स्टैटिक चार्ज की वजह से जितने भी फिनोमिना होंगे, घटनाएं होंगी, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जबकि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जो आता है वो चार्ज इन मोशन होता है, जैसे करंट का कंसेप्ट होता है। तो करंट के कंसेप्ट की वजह से जो भी घटनाएं होंगी, जो भी इफेक्ट होंगे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों प्रकार के, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली आपको पता होना चाहिए ये कि जब चार्ज रेस्ट में होता है तो बेटा वो केवल इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि जो रेस्ट चार्ज है, स्टैटिक चार्ज है, वो केवल इलेक्ट्रिक इफेक्ट पैदा करेगा, जबकि मूविंग जो चार्ज है बेटा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक इफेक्ट भी पैदा करेगा। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। तो आपका कंसेप्ट अब क्लियर हुआ कि आप पूरा क्या पढ़ने जा रहे हैं। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से स्टार्ट हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या बेटा? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of forces, fields and potential due to static charges। जो स्टैटिक चार्जेस की मैंने बताया है आपको कि जो स्टैटिक चार्जेस की वजह से जितने भी फोर्स लगेंगे, जितनी भी फील्ड जनरेट होंगी, जो पोटेंशियल क्रिएट होंगी, वो सारी की सारी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर क्या करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, एक रिमार्क पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि
क्योंकि इस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में या स्टैटिक जो पढ़ रहे हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पढ़ रहे हैं बेटा, उसमें जो चार्ज है वो जो प्रोड्यूस होगा वो बेटा किस वजह से प्रोड्यूस होगा, हमारा रबिंग की वजह से प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी रखा गया है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ेंगे, बिकॉज द चार्जेस आर जनरेटेड ड्यू टू द रबिंग ऑफ टू बॉडीज, ठीक है, टू सरफेसेस। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। नाउ वी कम टू द बेसिक कंसेप्ट, द कंटेंट विच वी विल स्टडी हेयर। I have told you we will study today electric charge and its properties। तो हम पहले बेटा शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है ये आपको समझ में आना चाहिए। बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ये किसी बॉडी की इंटरनल प्रॉपर्टी है। जैसे मास इंटरनल प्रॉपर्टी है ना, तो उसी प्रकार से किसी बॉडी के अंदर एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से गुण होता है, जिसकी वजह से वो बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर, ठीक है, या दूसरी बॉडी के नियर जब आती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को महसूस करती है। तो इट इज द इनहेरेंट या इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी लाइक मास बाय वर्च्यू ऑफ विच इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन व्हेन ब्रॉट नियर टू अनदर बॉडी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये कहीं बाहर से नहीं आता, ठीक है, ये बॉडी के अंदर ही होता है ऑलरेडी। ठीक है, तो वो उसकी वजह से बॉडी फील करती है एक प्रकार का रिपल्शन या अट्रैक्शन का फोर्स। मास की वजह से सिर्फ याद रखना कि अट्रैक्शन का फोर्स ही बॉडी फील करती है, लेकिन रिपल्शन चार्जेस के बीच में होता है। तो अगर हम बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिपल्शन इज द ओनली वे टू नो वेदर द बॉडी इज चार्ज्ड और नॉट, क्योंकि अट्रैक्शन तो न्यूट्रल बॉडी या मासिव बॉडी के बीच में भी होता है, इसलिए रिपल्शन ही केवल वो कारण है जिसकी वजह से हमें बॉडी के चार्ज होने या ना होने का पता लगता है। बात समझ में आई आपको? ये पिक्चर आपको क्लियर हुई होगी कि किस प्रकार से हमारा ये जो टॉपिक है वो चलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा, अगर हम बात करें एक और पॉइंट की बात करें कि अगर हम जो बॉडी है, ए बॉडी विच पोजेसिव चार्ज इज सेड टू बी इलेक्ट्रीफाइड। इलेक्ट्रीफाइड का मतलब क्या है, यहाँ पे ये बताया गया है कि बॉडी के पास अगर चार्ज है तो वो इलेक्ट्रीफाइड है, अगर वो चार्ज नहीं है, अगर उसके पास चार्ज नहीं है, और ना चार्ज होने का मतलब है बेटा कि बॉडी के अंदर बैलेंसिंग ऑफ चार्जेस है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रीफाइड होने का मतलब समझ में आ गया कि बॉडी चार्ज है, और न्यूट्रल बॉडी होने का मतलब है कि उस पर चार्ज बैलेंस है या चार्ज नहीं है। ये क्लियर हुई बात? नाउ वी कम टू द टाइप ऑफ चार्जेस, कि चार्जेस जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। बेटा एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से हमें ये पता चला, और इन सभी एक्सपेरिमेंट्स को करने के बाद एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ये बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, कि केवल दो प्रकार के ही चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो वो दो प्रकार के चार्जेस उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव उनको नाम दिया। पॉजिटिव नेगेटिव नाम देने का मतलब ये था, या कारण ये था बेटा, कि जब किसी बॉडी को, ठीक है, दूसरी बॉडी के साथ रब किया जाता है, तो जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जो आया, जो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, तो उसमें पाया गया कि जो दोनों बॉडी हैं वो अपोजिटली चार्ज होती हैं, और जब उनको दोबारा से कांटेक्ट में लाया जाता है तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देती हैं। ठीक है, अब न्यूट्रलाइज करने का मतलब क्या हुआ? न्यूट्रलाइज करने का मतलब तो ये हुआ कि दोनों पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हुआ था। और इक्वल एंड अपोजिट चार्ज कैसे कैंसिल होते हैं? जब पॉजिटिव को नेगेटिव में ऐड किया जाता है उतनी ही मात्रा में, तो रिजल्ट क्या आता है बेटा? हमारा जीरो चार्ज का आता है। बात समझ में आई? तो यहां पर इस कंसेप्ट को दिमाग में रखते हुए, ठीक है, तो यहां पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहली बार बोला कि चार्जेस कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो ये बात आपको क्लियर हुई? तो नाउ ये जैसे मैंने यहां पर भी बात की है कि चार्जेस को जो पढ़ना है वो हमने कैसे पढ़ना है, इस कंसेप्ट के थ्रू, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें पता चला कि चार्जेस कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी मैंने आपको बताया, बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द रबिंग ऑफ टू सरफेसेस। ठीक है, ये क्लियर हो गई बात। अब देखिए, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया हमने ग्लास रोड ले ली एक, और उसको किसके साथ? सिल्क के साथ रब किया। ठीक है, इसी प्रकार से एक एबोनाइट रोड को फ्लनल के साथ रब किया, या हम ये कह सकते हैं कि एक प्लास्टिक रोड को जब हमने फर के साथ रब किया, ठीक है, तो हमने देखा कि वो इलेक्ट्रिफाइड हो गई, उन पे चार्ज आ जाता है। ठीक है,
अब एक बात तो ये हुई। अब दूसरी बात ये हुई कि जब इन दोनों रोड को क्लोज लाया जाता है, एक दूसरे के पास लाया जाता है, तब वो दोनों रोड आपस में क्या करती हैं, आइदर दे विल अट्रैक्ट और रिपेल। तो इस बात को समझने के लिए हम फिर से देखते हैं कि देखिए बेटा, इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि दो टाइप ऑफ चार्जेस जो मैंने बताए थे, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, उसमें उन दोनों चार्जेस के ऊपर जो उनको डिफरेंशिएट जिस प्रॉपर्टी से किया जाता है उसको हमने क्या बोल दिया, पोलैरिटी। तो अब जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हम जो कर रहे हैं किसके बारे में, चार्जेस के बारे में, तो ये मैंने एक एग्जांपल वही जो मैंने वहां पे दिखाया आपको, वही एग्जांपल अब यहाँ पे ले रहे हैं कि ये जो ग्लास रोड है जिसको सिल्क के साथ रब किया गया था, और एक और दूसरी ग्लास रोड अगर हम लेते हैं जिसको भी सिल्क के साथ रब किया था, और इनको अगर हम एक दूसरे के पास सस्पेंड करते हैं, देखिए बेटा क्या हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रही है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। सिमिलरली यदि हम एक प्लास्टिक रोड लें जिसको फर के साथ रब किया गया है, तो वो दोनों भी एक दूसरे को क्या करती हैं, एक्सपेरिमेंटली रिपेल करती हैं। रिपल्सन का मतलब ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, क्लियर हो रही है बात। लेकिन अगर हम एक ग्लास रोड को और दूसरी प्लास्टिक रोड को एक दूसरे के साथ सस्पेंड करते हैं, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगी बेटा, अट्रैक्ट करेंगी। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस अगर हम पिटबॉल के साथ भी करें तो भी वो वैलिड रहता है। कैसे कि अगर हम ये ग्लास रोड को बेटा, ठीक है, एक पिटबॉल के साथ कनेक्ट करते हैं, तो ग्लास रोड अपना सारा चार्ज कॉन्टेक्ट की वजह से पिटबॉल को दे देगी। तो इसको बोलते हैं बेटा चार्जिंग बाय कंडक्शन। कॉन्टेक्ट की वजह से जो चार्जिंग हो रही है, तो पिट बॉल चार्ज हो गई है, इलेक्ट्रीफाइड हो गई है। किसकी वजह से इलेक्ट्रीफाइड हो गई है, ग्लास रोड के संपर्क में आने से इलेक्ट्रीफाइड हो गई है, ठीक है। तो उस पर मान लिया पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी प्रकार से प्लास्टिक रोड को दूसरी पिटबॉल, इंसुलेटिंग पिटबॉल के पास ले जाते हैं, तो उस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ये दोनों बेटा एक दूसरे से कुछ दूरी पर लटक रही हैं, तो हमने ये पाया कि इन दोनों के अंदर अट्रैक्शन होता है, और ये कुछ ऐसी सिचुएशन में आ जाती हैं, एक दूसरे के पास आ जाती हैं। तो ये जो सिचुएशन है बेटा, ये जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है, ये हमें ये बताता है कि दो अपोजिट चार्ज, यानी कि ग्लास रोड जो थी उसने जो पिटबॉल को चार्ज दिया, और प्लास्टिक रोड उसने जो पिटबॉल को चार्ज दिया, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट चार्जेस थे, जिनकी वजह से अट्रैक्शन आया। इसी प्रकार से अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को दोहराएं कि दोनों पिटबॉल को प्लास्टिक रोड के संपर्क में लाएं या दोनों पिटबॉल को किसके, ग्लास रोड के संपर्क में लाएं, तो रिपल्शन हो रहा है। तो इसका मतलब हमें यहां से इससे पूरे कंक्लूसिव एविडेंस मिल गए यहां से कि भाई जो ग्लास रोड है ना, दोनों ग्लास रोड पर एक जैसा सिमिलर चार्ज था जिसकी वजह से वो रिपेल हो गई। इसी प्रकार से दोनों प्लास्टिक रोड पर भी सिमिलर चार्ज था जिस वजह से वो रिपेल हो गई, जबकि ग्लास रोड और प्लास्टिक रोड पर अपोजिट चार्ज था जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट हो गई। इसी प्रकार से ग्लास रोड को जिसके साथ रब किया गया, जैसे सिल्क के साथ, या प्लास्टिक रोड को फर के साथ रब किया गया, उन पर भी इसी प्रकार से चार्ज डेवलप होता है। तो चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय कॉन्टेक्ट क्रिएट हो रही है, और उस चार्जिंग की वजह से बॉडी जो इलेक्ट्रीफाइड हो रही है, उनमें हमने पाया, इस एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि लाइक चार्जेस, जो एक जैसे चार्जेस हैं, दे विल रिपेल ईच अदर, एंड द अनलाइक चार्जेस दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये बात आपको मेरे ख्याल से क्लैरिफाई हो गई होगी, अब आपको समझ में आ गया होगा कि लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे। अब बात आती है कि जब हमने रबिंग किया, ठीक है, तो क्या हुआ, तो रबिंग करने से बेटा एक्चुअली में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। रबिंग करने से बेटा क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, ठीक है। तो उस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही ये चार्जिंग हुई है। तो उसके लिए हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक बार फिर से, तो ये प्रॉपर्टी मैंने यहां तक आपको पढ़ा दी, और की लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे और अनलाइक आपको क्या करेंगे, जो दो बॉडीज आपस में अट्रैक्ट करेंगी। अब इन चार्जेस के बारे में, इन चार्जेस को डिटेक्ट करने के लिए जिस डिवाइस का हम इस्तेमाल करते हैं वो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के नाम से जानी जाती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। एक सिंपल सा ऑपरेटस है जो डिटेक्ट करता है कि किस प्रकार से लाइक चार्जेस हैं या अनलाइक चार्जेस हैं, ठीक है। नाउ वी कम टू द पॉइंट, और ए क्वेश्चन अराइजेज इन आवर माइंड, व्हाट, हाउ दिस चार्ज अराइजेज, कि ये जो रबिंग की हमने, ये जो कांटेक्ट किया, उसकी वजह से चार्ज कैसे आ गया। तो ओरिजिन ऑफ चार्ज की अगर हम बात करें, तो उसके लिए बेटा हमें जाना पड़ेगा बेसिक एटॉमिक थ्योरी में, ठीक है। तो अगर हम एटॉमिक स्केल पे जाके बात करते हैं, तो हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि
एक्चुअली में चार्ज कहां से आया। ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक थ्योरी अगर हम बात करें तो जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज द रीजन ऑफ चार्जिंग। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा अब कि इससे इससे कहने का मतलब क्या है। ये मैं इसको एग्जांपल के थ्रू भी समझाने की कोशिश करता हूं आपको। फॉर एग्जांपल बेटा, अगर आपके पास एक हाइड्रोजन एटम है, अब हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, एक नेगेटिव चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज है, दोनों बैलेंस है, तो एटम हमेशा न्यूट्रल होता है। ये बात आपको समझ लेनी है कि एटम क्या होता है बेटा, न्यूट्रल होता है। तो +1 और -1 न्यूट्रल हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ बेटा, अब किसी भी अगर इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1s2, तो पहली में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि न्यूट्रॉन तो बेटा न्यूक्लियस के अंदर बाउंड है, उनका कंट्रीब्यूशन अंदर रहेगा, बाहर नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये लूजली बाउंड कौन है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन ही जा सकते हैं एटम से, इलेक्ट्रॉन ही एटम के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है और इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब या तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले या एक इलेक्ट्रॉन दे दे, बट इसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत लो होती है, इसलिए जब भी ये इंटरेक्ट करेगा तो आसानी से ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और इसकी टेंडेंसी रहती है इलेक्ट्रॉन को देने की। इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी की वजह से बेटा, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाए तो इस पर चार्ज कितना बच गया, अब न्यूट्रलिटी नहीं है, अब एक पॉजिटिव चार्ज बच गया। ठीक है, तो इसीलिए हाइड्रोजन एटम पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी प्रकार से अगर हम क्लोरीन का एग्जांपल ले बेटा, तो क्लोरीन एटम का कॉन्फ़िगरेशन, उसमें 17 नंबर होता है उसका एटॉमिक नंबर, तो 2 8 7, जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको भी ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन दे दे या एक इलेक्ट्रॉन ले ले, तब तो ऑक्टेट पूरा होगा। अब 7 इलेक्ट्रॉन देने के लिए तो बहुत लार्ज ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको क्या चाहिए चाहिए, तब ये रिलीज कर सकता है। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी हाई होने की वजह से और एक इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से जब इंटरेक्ट करता है तो एक्वायर कर लेता है, गेन कर लेता है, तो इसीलिए इस पर बेटा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसीलिए अब नेगेटिव क्यों आया, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसमें आया तो 17 जो थे उसमें एक इलेक्ट्रॉन हो गया 18, 18 नेगेटिव नंबर हो गया, 17 पॉजिटिव हो गया, तो बैलेंस नहीं हुआ। अब बॉडी चार्ज हो गई है, चार्ज होने का मतलब उस पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये बात समझ में आई। तो इस कंक्लूजन से हम यहां पर पहुंचे कि द बॉडी विच लूजेज इलेक्ट्रॉन गेन या एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, एंड द बॉडी विच गेन्स इलेक्ट्रॉन विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज। जो बॉडी इलेक्ट्रॉनों को छोड़ देगी वो क्या हो जाएगी बेटा, पॉजिटिवली चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉनों को ले लेगी वो क्या हो जाएगी बेटा, नेगेटिवली चार्ज। ये बात आपको समझ में आ गई। तो अब हम बात करते हैं, यहां पर आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहां पर भी वही बात कर रहे हैं अब हम, कि जो अगर उस कंसेप्ट को अगर यहां पर लगाएं तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ होगा, इस एक्सपेरिमेंट में एग्जैक्टली वही हुआ है कि ग्लास रोड जो है बेटा, जब सिल्क के साथ रब की गई तो ग्लास रोड में इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड थे, जिसकी वजह से ग्लास रोड ने इलेक्ट्रॉनों को छोड़ दिया और उस पर क्या आ जाएगा, अब पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क ने इलेक्ट्रॉनों को ले लिया तो उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इसी प्रकार से एबनॉइट रोड ने इलेक्ट्रॉनों को ले लिया, गेन कर लिया, इसलिए उस पर उन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और फ्रेनेल पे क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल एग्जांपल से भी क्लियर हो गया होगा कि कौन सी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी और कौन सी बॉडी क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी। ठीक है, अब क्लियर होगी बात। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज, और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब अगर आपको ये पता लगाना है कि कौन सी बॉडी कब रबिंग से पॉजिटिव चार्ज होगी या नेगेटिव चार्ज, तो बेटा आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन जब लेंगे, दो बॉडीज को, डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज को आपस में रब करेंगे, तो हर सर्कमस्टांसिस में दोनों बॉडीज के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस डेवलप होंगे। इट डिपेंड्स ऑन देयर बाइंडिंग एनर्जी। ये बात समझ लेनी है आपको, जिससे दोनों बॉडी जो रब की जा रही है उनमें जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉनों को ले लेगी, और जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे देगी। तो इसलिए यहाँ पर एक टेबल के अंदर कॉम्बिनेशन को हमने डिस्कस किया है कि जब ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब करोगे तो ग्लास पर पॉजिटिव और सिल्क पर नेगेटिव। इसी प्रकार से वूल और फ्लनल को जब अंबर, एबनॉइट, रबड़ और प्लास्टिक के साथ आप रब करोगे तो वूल और फ्लनल पर पॉजिटिव, जबकि अंबर, एबनॉइट, रबड़ और प्लास्टिक पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी प्रकार से एबनॉइट रोड को जब पॉलीथीन के साथ अगर रब करोगे
तो एबेनॉइड रोड पर पॉजिटिव, जैसे ऊपर वाले में बेटा फ्लैनल के साथ रब किया था, यानी कि इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ लिया था, उस टाइम तो अलग आया था, उस टाइम इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव आया था, लेकिन आप पॉलिथीन के साथ रब करोगे तो ये क्या करेगी बेटा, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगी, जबकि पॉलिथीन पर नेगेटिव चार्ज। ड्राई एयर को कम के साथ रब करोगे तो ड्राई हेयर जो होंगे वो पॉजिटिवली चार्ज, जबकि कम क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो गई, ये पिक्चर आपको क्लियर हो गई, ठीक है। तो आपने ओरिजिन ऑफ चार्ज भी समझ लिया और इसके साथ साथ आपने कंसेप्ट ऑफ चार्ज भी समझा कि किस प्रकार से कितने प्रकार के चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, कैसे चार्ज डेवलप होता है। अब हम बात करते हैं बेटा कुछ प्रॉपर्टीज की। जो चार्ज है वो कुछ प्रॉपर्टीज शो करता है और उन प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज हैं, उस प्रॉपर्टीज पे के ऊपर हम जाते हैं। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा, देयर एग्जिस्ट ओनली टू काइंड ऑफ चार्जेस। जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो उस एक्सपेरिमेंट को बार बार करने से, ग्लास रोड हो, सिल्क हो, या हम पिटबॉल का एग्जांपल लें, या हम प्लास्टिक का लें, जितने भी हमने रोड ली या उनके साथ रब्ड मटेरियल लिए, तो हमने देखा कि केवल दो ही प्रकार के चार्जेस डेवलप हो रहे हैं, और वो दो प्रकार के चार्जेस, उनका नाम दिया गया पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। दूसरी बात निकल के आती है बेटा कि लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक चार्जेस क्या होंगे, अट्रैक्ट ईच अदर। ये बात भी आपको समझ में आ गई, वो आपने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से चेक कर लिया। अब तीसरी बात आती है कि चार्ज क्या एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर चार्ज स्केलर क्वांटिटी है तो वो स्केलर रूल या स्केलर अलजेब्रा को फॉलो करेगी। उनको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना स्केलर वे से ही होगा, ठीक है। इसीलिए इसका जो नेचर है वो एडिटिव होता है। जैसे अगर किसी बॉडी पर 5 कूलाम पॉजिटिव और 2 कूलाम नेगेटिव है तो रिजल्टेंट चार्ज क्या दिखाएगी, वो बॉडी +3 दिखाएगी, ठीक है। ये बात आपको समझनी है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है, एक सिलिकॉन मतलब एक क्लोरीन एटम है फॉर एग्जांपल है। तो उसमें क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोजन एटम है न्यूट्रल, सिलिकॉन सॉरी क्लोरीन एटम भी क्या है, वो भी न्यूट्रल है। दोनों न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब है कि उन पर बैलेंसिंग है, दोनों चार्ज क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या है बेटा, बैलेंस कंडीशन में है। लेकिन जैसे ही इन पर से रबिंग के वेव, रबिंग का अगर हम इस्तेमाल करें तो जैसे ही इनसे इलेक्ट्रॉनों के आपस में ट्रांसफर होंगे तो बैलेंसिंग बिगड़ जाएगी। अब उस बैलेंसिंग में जो नंबर चेंज आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो चेंज होगी, उसकी वजह से उन पर चार्ज आ जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन था एक प्रोटॉन था, मैंने बताया भी था। तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन चला गया ना, तो इसका मतलब एक पॉजिटिव बच गया, नेगेटिव तो 0 बचा, तो इसीलिए वहां पर +1 चार्ज आ गया। तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ वहां पर लगा सकते हैं हम कि कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है, ये देखकर। क्लियर हुई बात। उसके बाद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी, चार्ज क्वांटाइज्ड है। चार्ज क्वांटाइज का मतलब चार्ज जो है वो डिस्क्रीट पैकेट्स में होता है, जबकि कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होता चार्ज, ठीक है। तो चार्ज आपको डिस्क्रीट फॉर्म में मिलेगा, ना कि कंटिन्यूस फॉर्म में। इसका मतलब चार्ज जो किसी बॉडी पर अगर जब भी टोटल चार्ज निकालोगे तो वो इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में मिलेगा, किसके, ई की फॉर्म में, ठीक है। ये बात आपको समझनी है। ये बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है बेटा। कोई भी चार्ज निकालो, और ये इतना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पे होता है। और आपको पता है कि कोई बॉडी एटम से बनती है, एटम्स खुद किससे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटोनों से बनते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर एक कितना चार्ज हो गया, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और प्रोटोनों पर प्लस का इतना ही होता है। तो इसलिए प्लस चार्ज अगर प्रोटोनों की संख्या के हिसाब से निकालोगे तो टोटल चार्ज प्लस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनों के हिसाब से निकालोगे तो प्लस माइनस में आ जाएगा। अब एक और बात, अब प्रोटॉन तो उसके अंदर ही रहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर। अब जैसे जितने इलेक्ट्रॉन चले गए, मान लिया एक बॉडी पर 5 प्रोटॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, प्रोटॉन तो 5 रहे, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो उस पर कितना चार्ज हो गया, +3, ठीक है, +3। और क्या एक चार्ज क्या बच गया बेटा, +3 का ई के साथ तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ पे एन की वैल्यू तो यहाँ से भी निकल जाती है, और उस एन की वैल्यू को ई के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल चार्ज बॉडी पर कितना एग्जिस्ट कर रहा है वो पता लग जाएगा। क्लियर होगी बात। अब बात आती है बेटा, चार्ज कंजर्व्ड होता है, चार्ज को क्रिएट नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, बस ट्रांसफर किया जा सकता है। ये बात पता चले, क्योंकि चार्जिंग का जो कारण है, ओरिजिन ऑफ जो चार्ज था, उसमें ही ये बात पता लग जाती है हमें। ओरिजिन ऑफ चार्ज में हमने क्या पढ़ा था बेटा, कि चार्ज कैन नाइदर न, चार्ज जो है वो एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड।
ट्रांसपोर्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होंगे तो जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे बेटा, एक बॉडी ने अगर इलेक्ट्रॉन दिए हैं, अगर उस पर 2 प्लस आया है तो दूसरी बॉडी पे 2 माइनस भी तो आया है ना, तो इसलिए कहीं पर चार्ज खत्म नहीं हुआ है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। उसके बाद चार्ज वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं होता, बॉडी किसी स्पीड से चलती रहे चार्ज पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अब जब हम जैसे पार्टिकल फिजिक्स में जब हम बात करते हैं बेटा, तो पार्टिकल फिजिक्स के अंदर जब हमने उस लो लेवल तक गए, एटॉमिक लेवल तक गए, जब हम न्यूक्लियर लेवल तक गए, तो वहां पर हमें पता चला कि देर आर अदर स्मॉल पार्टिकल्स विच हैव चार्ज इन द फ्रैक्शनल फॉर्म, ठीक है। तो उन स्मॉल पार्टिकल्स को क्वार्क्स बोला गया। बेटा देर आर 6 टाइप ऑफ क्वार्क्स, 6 प्रकार के क्वार्क्स होते हैं जिन पर प्लस माइनस 1/3 या प्लस माइनस 2/3 चार्ज होता है, ये आपको फ्रैक्शनल चार्ज दिखेगा। लेकिन बेटा ये जो क्वार्क्स हैं ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलेंगे आपको, फ्री फॉर्म में नहीं मिलेंगे, ये हमेशा बाउंड फॉर्म में मिलेंगे। एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो क्वार्क्स है ये मिलके कोई दूसरा एलिमेंट्री पार्टिकल बना देते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि जो प्रोटॉन है, एक न्यूक्लियन है ये, तो ये प्रोटॉन बेटा जिस पर +1 चार्ज होता है, ये इंटीग्रल चार्ज है, यही है ना। तो ये किससे बनता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ यू यू डी। मैंने आपको 6 क्वार्क्स बताए, 6 के नाम सुन लीजिए। यू अप क्वार्क्स, ठीक है, फिर उसके बाद डी डाउन क्वार्क्स, ठीक है, एस स्ट्रेंज क्वार्क्स, फिर उसके बाद टी टॉप क्वार्क्स, बी बॉटम क्वार्क्स और सी चार्म क्वार्क्स। तो मतलब 4 प्रकार के क्वार्क आपने पढ़े, मैंने बताया आपको, अप डाउन स्ट्रेंज टॉप बॉटम और चार्म। ये जो क्वार्क्स हैं बेटा 6 फ्लेवर होते हैं, इनके 6 कलर होते हैं। तो उन 6 कलर में से जब हम प्रोटॉन के कंपोजिशन को देखते हैं तो प्रोटॉन का कंपोजिशन जो है वो अप और डाउन क्वार्क से मिलकर बना है। यानी कि अगर हम इनके कॉम्बिनेशन को देखें, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, यू पर +2/3 होता है, डी पर -1/3 चार्ज होता है, लेकिन जब ये कंबाइन होते हैं बाउंड स्टेट में होंगे तो ये प्रोटॉन बनाएंगे और प्रोटॉन फ्री फॉर्म में आगे जा सकता है, लेकिन ये क्वार्क्स फ्री फॉर्म में नहीं मिलेंगे। तो टोटल चार्ज वही देखो बेटा इंटीग्रल फॉर्म में ही रहेगा। क्लियर होगी बात। इसी प्रकार से न्यूट्रॉन जो है जिस पर कोई चार्ज नहीं हम कहते, वो यूडीडी से बनता है, +2/3 -1/3 -1/3, तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा 0। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, ठीक है, जो दूसरे पार्टिकल हैं एलिमेंट्री पार्टिकल, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वो खुद भी किससे मिलकर बने हैं, फ्रैक्शनल चार्ज से मिलकर बने हैं, लेकिन वो फ्रैक्शनल चार्ज कभी भी फ्री स्टेट में नहीं होता। तो कॉम्बिनेशन होने की वजह से जो जो चार्ज है हमारा, वो फाइनली हमें जो मिलेगा वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में ही मिलेगा। बात समझ में आई। तो ये पिक्चर आपके दिमाग में मेरे ख्याल से क्लियर हो चुकी होगी अब। तो आज का जो हमारा कंटेंट था बेटा वो यहां तक था। कल हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक जो आपको मैंने प्लानर में दिया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस टॉपिक को आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं, आसानी से इस टॉपिक को कर सकते हैं बेटा।